हाय, दिस इज सोमदत्त। आज हम बात करेंगे मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस, व्हाट आर द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस के पीछे की साइकोलॉजी एंड फिलोसफी को जानने की हम कोशिश करेंगे। ये जो फर्स्ट वीडियो है ये पूरी इस मिड लाइफ क्राइसिस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जो आपको इस सीरीज़ में कंटिन्यूसली बाद में देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए मेरा एक डिटेल्ड एनालिसिस है ऑन मिड लाइफ क्राइसिस, जहाँ पे मैं आपको जो जनरली लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, 12 डिफरेंट क्वेश्चंस, मैं उन 12 डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करूंगा थ्रू आउट दिस सीरीज़। इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरी पूरी सीरीज़ है ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है फॉर ओनली मैन। वुमेन के केसेस में भी मिड लाइफ क्राइसिस आता है, बट इस वीडियो में मैंने वो इतना कवर नहीं किया है जितना मैंने मैन के मिड लाइफ क्राइसिस को कवर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस इन मैन। सेकेंड है, व्हाट आर दी सिम्टम्स और जो बोलते हैं ना साइंस ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस इन मैन। थर्ड है कि व्हाट हैपन्स इन मिड लाइफ क्राइसिस। फोर्थ, व्हाट ट्रिगर्स द मिड लाइफ क्राइसिस। फिफ्थ, कैन मिड लाइफ क्राइसिस लीड्स या फिर कॉज डाइवोर्स। हाउ लॉन्ग डू मिड लाइफ क्राइसिस अकर इन योर लाइफ, मीन्स व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस मिड लाइफ क्राइसिस। इज माई हस्बैंड हैविंग अ मिड लाइफ क्राइसिस। व्हेन डज मिड लाइफ क्राइसिस हैपन। इज दी 40s जो बोलते हैं कि जो 40 साल की एज होती है वही मिड लाइफ क्राइसिस की एज होती है। हाउ डू आई सर्वाइव माई हस्बैंड्स मिड लाइफ क्राइसिस। हाउ कैन वी फिक्स मिड लाइफ क्राइसिस। एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अवॉइड मिड लाइफ क्राइसिस। सो ये टोटल बेसिक 12 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं इस वीडियो में टैकल करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आप इनसे और बेटर तरीके से आप इन्हें अंडरस्टैंड कर पाएँ और इन्हें आप बेटर तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ इनका प्रोडक्टिव सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करें। अब मैं बात करता हूँ कि जो मेरी स्टडी है इसको मैंने किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो दैट कि आप इन्हें अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो बेसिक जो हम बात करते हैं जब मिड लाइफ क्राइसिस की बात होती है, तो ये जो बेसिक 7 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो मेरी को ट्रिगर किए वो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो ये बेसिक 7 एस्पेक्ट्स क्या हैं, मीन्स कि बेसिक 7 जो मैंने फंडामेंटल फैक्टर्स डिसाइड किए हैं वो क्या हैं। तो पहला आता है हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, सेकंड आता है इमोशनल एस्पेक्ट, थर्ड आता है मेंटल एस्पेक्ट, फोर्थ आता है फाइनेंशियल या फिर जिसे आप बोलते हो ना इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, फिफ्थ आता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, सिक्स्थ आता है सोसाइटिकल एस्पेक्ट एंड सेवंथ आता है नेचुरल एस्पेक्ट्स। ये मिड लाइफ क्राइसिस ना हमारे 7 डिफरेंट जो भी मैंने एस्पेक्ट्स बताए इन सबको इफेक्ट करता है। किस तरीके से करता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बात करते हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस है ये टर्म कैसे जनरेट हुआ या फिर इसकी हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो जो मिड लाइफ क्राइसिस है वो 1965 में ये जो टर्म है यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें हम बोलते हैं या फिर अमेरिकन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। वहाँ के लोग इस टर्म को बहुत यूज़ कर रहे थे। तो ये कहाँ पे आया, 1965 में आया। आपकी लाइफ में एक एज आती है, ये एज डिफाइंड नहीं है। कुछ लोग बहुत ही फिट होते हैं, गुड इम्यून होता है, तो उनका मिड लाइफ क्राइसिस में भी लेट आ सकता है। या फिर कुछ लोग यंग होते हैं, मतलब मीन्स कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, होपलेस होते हैं लाइफ में, मे बी वो अपनी लाइफ में जो बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस वो बहुत पहले देख लेते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो अनअवेयर होते हैं मिड लाइफ क्राइसिस से, या फिर और एक और टाइप के लोग होते हैं जिनकी लाइफ में मिड लाइफ क्राइसिस आता ही नहीं है। तो ये 4 तरीके के लोग होते हैं। अब हम जानते हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस होता क्या है। नॉर्मली हमारी लाइफ में एक ट्रांजिशन स्टेज आती है जो कि बायोलॉजिकल होती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप चाइल्ड से एक एडोलसेंस स्टेज में आते हो, यंगहुड की तरफ जा रहे होते हो, तो आपकी बॉडी में बायोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से आप जैसे ही आपका जो यूथ होता है वो डिक्लाइन होने की स्टेज पे आ जाता है, मीन्स कि स्लोली इट स्टार्टेड डिक्लाइन, और आप एक ओल्डर एज की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो। तो इस टर्म को जो बोलते हैं ना या फिर इस ट्रांजिशन को, ये ट्रांजिशन आपकी बॉडी खुद में फील करती है। इमोशनली, फाइनेंशियली या फिर बहुत तरीके से फील करना आप स्टार्ट कर देते हो। तो इस फेज को बोलते हैं
मिड लाइफ क्राइसिस। यूजुअली जो साइंटिफिकली देखा गया है या फिर जो हिस्टोरिकली देखा गया है वो 38 या 37 की एज से ये मिड लाइफ क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है और ये 50 तक आता है। मीन्स कि इसकी एज होती है 37 to 50। बट मैं जो बोलना चाहता हूँ कि ये मिड लाइफ क्राइसिस कुछ ऐसी, मैंने बताया ना, कुछ ऐसी रिजिड टर्म नहीं है। कई लोगों को ये 30 की एज से ही स्टार्ट हो जाता है, कई लोगों को 31, 32 या फिर 35 की एज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता क्यों है कि आपकी ना बॉडी एक इमोशनल, बायोलॉजिकल तो होता ही फेज, लेकिन एक इमोशनल फेज भी होता है, उस इमोशनल फेज से गुजर रही होती है। जैसे ही आपकी बॉडी इस इमोशनल फेज से गुजरती है और आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन क्या होता है कि यार मेरा यूथ तो निकल गया है, मेरा यूथ निकलने जा रहा है और मैंने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है, इस तरीके का कुछ कंडीशन आ जाती है कि तो जो मिड लाइफ क्राइसिस होती है वो आपको कोज करता है अपनी लाइफ को इवेल्युएट करने का। आप एक टाइम पे बैठते हो, सोचते हो और एनालिसिस करते हो, इवेल्युएशन करते हो अपनी लाइफ का कि यार मैंने कितने सारे ड्रीम्स देखे थे, क्या वो पूरे हुए हैं, कौन कौन सी ड्रीम्स हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पाया, या फिर मैं क्या बनना चाहता था और मैं क्या बन गया। इस तरीके का कुछ इवेल्युएशन होता है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे ही पोजीशन सोच रखी थी कि मैं ये अचीव करूंगा या मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, क्या मैं बन पाया हूँ और मैं नहीं बन पाया हूँ, क्यों नहीं बन पाया हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ जो तुम्हें पास्ट में जो अपने यूथ के जितने भी ड्रीम्स था उनका रिग्रेट होना सा स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग इस मिड लाइफ क्राइसिस को समझते हैं और बहुत ही क्विकली रीगेन करते हैं इस मिड लाइफ क्राइसिस से, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस मिड लाइफ क्राइसिस को लेके बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस वाली कंडीशन में चले जाते हैं। ये एक तरीके की एंजाइटी ही होती है, बट ये कंटिन्यूस एंजाइटी होती है। ये नहीं कि आज आई है और 2-4 महीने बाद आएगी, ऐसे नहीं। स्लोली अंदर से ना आप एक तरीके से देखा जाए तो डेड सा, या फिर एक जो बोलते हैं ना फ्यूचर की होपलेसनेस से आप परेशान सा फील करने लगते हो अपने आप को। तो यही मिड लाइफ क्राइसिस है। तो बात करते हैं इनके सिम्टम्स की। तो इनका सिम्टम्स यही है कि आप ना अपने आप को ओल्डर सा फील करने लगते हो। मीन्स कि यू डोंट फील दैट मच एनर्जेटिक, जो आप अपने एक यूथ में 20 या 25 या 22 की एज में करते थे, आप उतने एनर्जेटिक फील नहीं करते हो। आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल जो बोलते हैं ना क्यूरियस बंदे की तरह नहीं देखते हो। आप देखते हो अच्छा यार ये है, चलो कर लूँगा, चलो हो जाएगा, चलो कुछ अर्न कर लूँगा। जो कि आप यूथ में क्या होता है, कुछ भी नया मिलता है आप एकदम थ्रिल्ड हो जाते हो, यार वाओ व्हाट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, मैं इसे करूँगा, है ना। लेकिन आप इस एज में आके कुछ इतना थ्रिल्ड महसूस नहीं करते। दुनिया की कोई भी चीज़ ना आपको एक थ्रिलिंग केस में ले जाने से असमर्थ हो जाती है, सक्षम नहीं रहती। तो आप ना उस तरीके की हैप्पीनेस या प्लेजर को फील ही नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ में। दैट इज़ अ कोज ऑफ या फिर सिम्टम ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस। बहुत दुख की बात है कि मिड लाइफ क्राइसिस कुछ लोगों के लिए इमोशनल, फाइनेंशियल और जो कि बोलते हैं ना उनकी सोसाइटिकल जो रोल है उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आप ना अपनी इस जो फ्यूचर की होपलेसनेस है इसको लेके स्टक हो जाते हो अपने माइंड में। आपके माइंड को ना ये जो आपका मिड लाइफ क्राइसिस बहुत स्ट्रांगली हिट कर देता है और आप इस हिट से ना निकल ही नहीं पाते हो। आप इस सिम्टम में मतलब कि आप इस कंडीशन में ऐसे खो से जाते हो कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी, मेरी लाइफ अब उतनी नहीं रही, मैं अब उतना थ्रिल्ड महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या है मेरे साथ। कुछ ऐसे ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप, आप उस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लूप में चले जाते हो इस केस में। तो इस आपके जो मिड लाइफ क्राइसिस है ना, इनको वो लोग भी महसूस करते हैं, आपके साथ में रहने वाले, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चे, ये सब इन सिम्टम्स को फील करते हैं कि यार सच में माई डैड इज़ गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। या फिर अगर आप कोई वाइफ हो तो आप ये फील करते हो कि रियली माई हस्बैंड इज़ गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके मूड में ड्रास्टिकली चेंजेस आ जाते हैं। आपका जो लाइफस्टाइल होता है उसका पैटर्न एकदम से स्टैग्नेंट हो जाता है और लोग ना इसको फील करने लगते हैं। आप बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो, रैंडमली आप कभी भी किसी भी चीज़ पे इरिटेटेड फील करते हो, या फिर आप अपना जो ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों पे दिखाने की कोशिश करते हो। यू फील फ्रस्ट्रेटेड और ये ना लोग देख भी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। आप छोटी छोटी बातों पे एंग्री फील करते हो, आप अपना अग्रेशन लोगों पे दिखाने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं ना, ये आपको क्या बोलते हैं कि कुछ
इम्पल्सिव डिसीजन लेने पे मजबूर कर देते हैं। क्योंकि आप ना इस मिड लाइफ क्राइसिस के जो जैसे ही आपको रियलाइजेशन हुआ है तो आप ना इससे बाहर निकलना चाहते हो, आप इसे एंड्योर नहीं करना चाहते, आप इससे बाहर निकलना चाहते हो कि यार अब इसका ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, रैंडमली इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। यूरोप में, अमेरिका में आपने देखा होगा कि लोग इस एज में आते हैं तो वो ना बिग परचेजेस करते हैं, जो भी उन्होंने सेविंग कर रखी होती है। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग फरारी खरीद लेते हैं या फिर बिग एक्सपेंसिव कार, और कुछ लोग ऐसे टूर पे चले जाते हैं कि हाँ चलो, जैसे वो देखे थे ना मूवी जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उस टाइप के टूर पे चले जाते हैं, थ्रिल करते हैं, एडवेंचर फील करना चाहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हार्ले डेविडसन खरीद लेते हैं। तो जनरली एक तरीके से देखा जाए ना तो ये कुछ मिड लाइफ क्राइसिस ना होता सारे ह्यूमन बींग्स में है, बट ना इसका ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत है। बहुत बाहर के लोग इससे ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं या फिर वो इससे ज़्यादा अच्छे से डील कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पे टर्म अभी भी बहुत नई है और बहुत सारे लोग हैं जो इससे अनअवेयर हैं। तो क्या होता है ना कि आपका एक स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस मिड लाइफ क्राइसिस के थिंकिंग को लेके। आप इनसोम्निया की कंडीशन में भी जा सकते हो, आप अपने रेगुलर शेड्यूल को चेंज कर देते हो कि यार मुझे ये नहीं करना है, ये करना है, और आप ना अपने लुक को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने लगते हो। मीन्स कि आप 20, 25, 30 से पहले आप इतना नहीं देखते कि यार अच्छा मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं, मेरी बॉडी कैसी लग रही है, आप इतना नहीं देखते हो। मीन्स कि कुछ लोग देखते भी हैं बट बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं, इतना ऑब्जर्व नहीं करते। लेकिन जैसी 32, 35 क्रॉस करते हैं तो वो अपने आप को ना ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यार मेरी बॉडी उतनी फिट नहीं रही, मेरी बॉडी अगली स्टार्ट करने लग रही है, दिखने में मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा हूँ, और मैं फिज़िकली जो मेरी मसल्स हैं लूज़ हो गई है, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब चीज़ें आप ना स्ट्रॉन्गली नोटिस्ड करते हो अपनी बॉडी में, पहले नहीं करते, पहले भी होता तो यही है लेकिन आप नोटिस नहीं करते, अभी आप जाके बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही 30 आया, 32, 33 या फिर जो भी ये एज आई, जिम स्टार्ट कर देते हैं, योगा स्टार्ट कर देते हैं, टू लुक फिट, टू फील फिट, और बहुत सारी ऐसी ना आपको एक तरीके से देखा जाए तो आप ऊट पटांग चीज़ें समझ लो। मीन्स की वैल्यू ये पहले भी रखती थी लेकिन पहले करते नहीं हैं, अभी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कि इस एज में जाके बहुत ऊट पटांग तरीके से करते हैं, रैंडमली शॉपिंग करने स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें मैं कवर करूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ओल्डर जो एज फ्रेंड होते हैं ना, जो उनके स्कूल मेट होते थे या फिर कॉलेज मेट होते थे, उनसे फ्रेंडशिप मीन्स के कम कर देते हैं, और जो यंग एज के लड़के लड़कियां होते हैं ना, उनके साथ घूमना या उनके साथ बैठना या फिर वर्चुअल ऐसे यंग टीनेज के जो लोग होते हैं उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा क्लोज बना लेते हैं, सो दैट दे वांट टू फील यंग बाय देमसेल्फ। और इसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग यूरोप में और अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत सारे लोग इस एज में आके डाइवोर्स ले लेते हैं, बहुत सारे लोग इस एज में आके अफेयर स्टार्ट कर देते हैं छोटी छोटी लड़कियों से, 18, 19, 20। जस्ट वो क्या करते हैं, अपने आप को बस फील यंग वाली जो फील देना चाहते हैं, बस वही करना चाहते हैं। इसका कुछ इतना एज सच इम्पोर्टेंस नहीं होता है, बट ये इस चीज़ को ना अपनी लाइफ से मीन्स कि इस रियलिटी को समझना नहीं चाहते, वो इस रियलिटी को ओवरकम करना चाहते हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ इंटॉक्सिफिकेशन। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो अदर फॉर्म्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन में चले जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कभी ड्रिंक ही नहीं की होती 30-32 तक, और फिर वो ड्रिंक स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रोस्टिट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। मीन्स कि दे जस्ट वांट कि होता है ना, बहुत सारे बूढ़े लोग आपने देखे होंगे, जस्ट कि क्या कहते हैं अपनी ठरक को पूरा करने के लिए, या फिर जस्ट कि वो अपने आप को यंग फील करवाना चाहते हैं, सो दे डू दिस काइंड ऑफ बैड थिंग्स।